क्वेश्चन 58 है, देखिए कथन ए कह रहा है सापेक्ष आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा की संभावना बढ़ती है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे हम लोग कहते हैं कि वायुमंडल में जैसे मान लीजिए 40% हो गई, 40% हो गई, 50% हो गई, 60% हो गई, तो परसेंट जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कहा जाता है। और जब आर्द्रता 50% होने का मतलब क्या हुआ, अगर किसी वायु में इकाई आयतन में मान लीजिए 100 कण रखने की क्षमता है और वाष्पीकरण के द्वारा 50 कण इसके अंदर आ गए हैं, तो इसके मतलब वायु का 50% भाग भर गया है। जैसे 80 कण रखने की क्षमता है, 40 कण आ गए हैं तो भी 50% आर्द्रता है। 80 कण रखने की क्षमता है, 60 कण आ गए हैं, इसके मतलब 75% आर्द्रता हो गई। तो सापेक्ष आर्द्रता ये बताती है कि जब 100% आर्द्रता हो जाती है, इसके मतलब पूरी वायु में जितनी आर्द्रता रखने की क्षमता थी पूरी पूरी भर गई। और अब वायु ने में जब जितनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता थी वो सारी की सारी अगर उसने जो है आपके एब्जॉर्ब कर रखी है, तो वायु एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं कण को, और जल के कण को एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो छोड़ देगी, जब छोड़ देगी तो वर्षा होने लगेगी। तो सापेक्ष आर्द्रता अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है, सही है स्टेटमेंट। फिर आइए, वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण उसका संतृप्त स्तर उच्च होता है। बिल्कुल सही है, वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण उसका संतृप्त स्तर उच्च। जलवाष्प अभी हमने आपको बताया 40 कण थे, जलवाष्प के द्वारा वाटर वेपर के द्वारा 50 कण हो गए, फिर 60 कण हो गए, फिर 70 कण हो गए। जैसे जैसे कण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, प्रतिशत क्या था, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि 80 में से 40 कण थे तो क्या हो गया, 50% आर्द्रता थी, 50% हुई। 80 में से 60 हो गए तो 75% आर्द्रता हो गई। तो जैसे जैसे परसेंट बढ़ता जा रहा है संभावना बढ़ती जाती है। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब व्याख्या हो रही है या नहीं, क्योंकि लगा के पढ़ लीजिए, बिकॉज लगाइए। सापेक्ष आर्द्रता अधिक होने पर वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब 100% आर्द्रता हो जाएगी, अधिक आर्द्रता होने पर जल ग्रहण नहीं होगा वायु में, और यही कह रहा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण उसका संतृप्त स्तर उच्च हो जाता है, सैचुरेशन इसका अधिक हो जाता है। तो सैचुरेशन जब अधिक हो गया है तभी तो वर्षा की संभावना बढ़ी। इसके मतलब कि जो है आपके ए और बी दोनों सही हैं, और बी सही व्याख्या है ए की, इसलिए आंसर ए होना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से महाद्वीपों के पूर्वी तट अधिक प्रभावित होते हैं। सही है कथन, कैसे सही है ये समझ लीजिए। ये किसकी बात कर रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। आपने पढ़ा है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर कौन सी हवाएं चलती हैं, पूर्वइया। अब पूर्वइया हवा किधर से आती है, पूर्व दिशा से आती है, इसलिए महाद्वीपों के पूर्वी भागों से होकर के आ रही है, इसलिए पूर्वी तट ज्यादा प्रभावित होते हैं चक्रवात से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। एकदम सही है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से महाद्वीपों के पूर्वी तट अधिक प्रभावित होते हैं, सही बात है। जैसे इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर आप देख लीजिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इंडिया पाया जाता है, वेस्टर्न कोस्ट की अपेक्षा ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा प्रभावित रहता है। जैसे आपका जो तट है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे ज्यादा चक्रवात आते हैं बनिस्बत अगर चक्रवात देखा जाए तो गुजरात, इन सब जो है आपके रीजन क्या है, पूर्वी क्षेत्र से, बंगाल की खाड़ी से चक्रवात जो उठते हैं वो आपके पूर्वी तट पर आकर के टकराते हैं। तो सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक हवाओं की दिशा में गतिशील होते हैं। देखिए कह भी दिया इसने दूसरे स्टेटमेंट में वही चीज कि जो चक्रवात होते हैं वो व्यापारिक हवाओं द्वारा, पूर्वइया पवनों द्वारा निर्धारित होते हैं। एकदम सही है, और व्याख्या भी हो रही है। तो अब देखिए कैसे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि लगा के पढ़िए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के महाद्वीपों के पूर्वी तट अधिक प्रभावित होते हैं। पूर्वी तट क्यों अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि चक्रवात किससे निर्धारित हो रहे हैं, पूर्वइया पवनों से।
इसीलिए तो पूर्वी तट ज्यादा प्रभावित होंगे। तो कारण आपके नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है, इसलिए दोनों सही है और जो है आपके कारण भी जो है आपके कथन का दिया जा रहा है, इसलिए व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऐसे कंडीशन ए आंसर होना चाहिए इसका भी। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बादलों की ऊंचाई में कमी पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपने क्या पढ़ा था? वायुमंडल। वायुमंडल कुछ ऐसा है, ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर ऊंचाई तक पहला मंडल पाया जाता है और ये 18 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे क्षोभ मंडल कहां तक है? 18 पे, और क्षोभ मंडल यहां पर ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर तक। क्यों? क्योंकि तापमान कम होता है ध्रुवीय क्षेत्र में और सघनता बढ़ती चली जाती है, इसलिए बादल यहां पर ज्यादा निकट रहते हैं और यहां पर ज्यादा ऊंचे होते हैं पूर्वी स्थित ये आपके विषुवत-रेखीय क्षेत्र में। तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र में बादलों की उपस्थिति कंपैरेटिवली ज्यादा ऊंची पाई जाएगी, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में कम ऊंची पाई जाती है। वजह क्या होती है? एक तो दाब की पेटी और दूसरा टेम्परेचर कम होने से सघनता होती है, इसलिए बादल नीचे पाए जाते हैं। तो भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर बादलों की ऊंचाई में कमी पाई जाती है, एकदम सही स्टेटमेंट है। क्योंकि वायुमंडल में कमी पाई जा रही है इसलिए बादलों की जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर वायु में सघनता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए विरल होती है वायु क्योंकि ज्यादा फैली होती है, और यहाँ पर सिकुड़ी होती है तो संघनन की प्रक्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसलिए दोनों सही हैं। और दोनों सही हैं। अब व्याख्या हो रही है या नहीं, क्योंकि लगा के पढ़ लें। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बादलों की ऊंचाई में कमी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर वायु में सघनता पाई जाती है। सही रीजन है, सघनता होने की वजह से, डेंस होने की वजह से नीचे बैठती है वायु, अर्थात बादल भी नीचे बैठेंगे, इसीलिए नीचे। तो व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? ए। तो जैसे ही आप क्योंकि लगा के पढ़ेंगे तो ऊपर वाले जो आपके एक तरह से कथन कहा जा रहा है, क्या उसका ये जो है आपके एक तरह से आंसर है? आंसर है तो फिर आप इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते। तो विषुवत-रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाते हैं। तो विषुवत-रेखी निम्न वायुदाब क्षेत्र डोल्ड्रम आपने पढ़ा था, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य ये पूरा डोल्ड्रम की स्थिति होती है, शांत मेखला जिसको कहा जाता है, साइलेंट बेल्ट। तो सही है कथन, ये सही है बिल्कुल। वायु की संवहन धाराएं विषुवत-रेखी क्षेत्र में चलती हैं। तो वायु की संवहन धाराएं, संवहन धारा मतलब गर्म होकर के ये ऊपर की तरफ उठता है और ठंडा होकर के वायु नीचे की ओर बैठती है, और ये संवहन प्रक्रिया यहाँ पर जारी रहती है। यहाँ से वायु उठ करके ऐसे चलती रहती है, और इसी उठने की वजह से ही, इस संवहन प्रक्रिया की वजह से ही यहाँ पर निम्न दाब बन रहा है। तो डोल्ड्रम कैसे बन रहा है? संवहन प्रक्रिया की वजह से, क्योंकि विषुवत रेखा से वायु गर्म होकर ऊपर की तो उठ रही, उठ क्यों रही है? संवहन प्रक्रिया की वजह से, और फिर ठंडी पवनें उसके स्थान पे आ रही हैं। तो इसलिए जो है आपके ये भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। वजह यह है विषुवत-रेखी क्षेत्र में वायुदाब क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाते हैं। डोल्ड्रम के मतलब क्या होता है? शांत मेखला कहलाते हैं। शांत मेखला क्यों कहलाते हैं? शांत मेखला क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पे वायु का अभाव हो जाता था। वायु का अभाव किसकी वजह से हो रहा है? संवहन धाराओं की वजह से। तो इसलिए क्योंकि लगा के पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या ये कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय हवाओं को गरजती चालिसा कहा जाता है। तो गरजती अथवा दहाड़ती चालिसा, रोरिंग फोर्टीज के नाम से जानी जाती है। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे पछुआ पवने, सही है स्टेटमेंट। स्थल खंड के अभाव के कारण दक्षिण गोलार्ध में हवाएं तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं। हमने आपको बताया था उत्तरी गोलार्ध में, अगर आप देखें, अगर हम डायग्राम देखें, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल हैं, ज्यादातर स्थल हैं। लेकिन दक्षिण गोलार्ध की अगर आप बात करेंगे तो दक्षिण गोलार्ध की अगर आप बात करें, देखिए जल ही जल ज्यादा है, और जब एक समान जल होता है, स्थल कम होते हैं, तो एक अंतर मिलता है, प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से तेज हवाएं चलती हैं। तो इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में हवाएं बहुत तेज चलती हैं समुद्र के ऊपर। यही चीज ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है, ये तो स्टेटमेंट सही है, स्थल खंड के अभाव के कारण
दक्षिण गोलार्ध हवाएं तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं, एकदम सही है। अब स्टेटमेंट सही है। 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय हवाओं को गरजती चालीसा कहते हैं। अब गरजती चालीसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बादल के गरजने की या शेर के दहाड़ने जैसी आवाज आती है, इसीलिए इसको रोरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है। तो बादल के गरजने अथवा शेर के दहाड़ने की आवाज, इस तरह की आवाज लगती है इन पवनों से, तो इसीलिए इसको गरजती चालीसा या दहाड़ती चालीसा कहा जाता है। तो जो हवा का तेज वेग है, ये तो आपके कारण है ही है कि आपके दक्षिण गोलार्ध में जो है आपके की ध्वनियां उत्पन्न कर रहा है, उसमें जो है दहाड़ती अथवा गरजती चालीसा है, प्रचंड पचासा है और चीखती अथवा चिल्लाती साठा है, सभी पवनें विकसित हो रही हैं। लेकिन 40 डिग्री दक्षिण को गरजती चालीसा क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है? क्या रीजन ये है? नहीं, रीजन ये है कि वो बादलों जैसे गरज निकालता है या शेर के दहाड़ने जैसी आवाज निकालता है, इसलिए उसको जो है आपके 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय हवाओं को दहाड़ती चालीसा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है। दोनों स्टेटमेंट बी सही है, इसलिए स्टेटमेंट आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन व्याख्या ना होने की वजह से आंसर क्या होना चाहिए? बी इसका आंसर चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी पर आधारित है, कथन कारण पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें भी वही चीजें हैं, आपका कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है। जैसे कह रहा है 63 का ए कथन 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र अश्व अक्षांश कहलाते हैं। तो इनको अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान होगा विषुवतरेखीय क्षेत्र में डोलड्रम था और उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब पेटी जो हाई प्रेशर बेल्ट ये होती थी 30 से 35 डिग्री, ये जो है आपकी पेटी जो हुआ करती थी, इसी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता था। तो उत्तर तथा दक्षिण ये दो पेटी होती है पेयर में, तो ये दोनों पेटी जो है आपके उपोष्ण कटिबंधी उच्च वायु दाब पेटी है, तो इसी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। जबकि घटना कहां घटित हुई थी हमने आपको बताया था, इसी पर, सिर्फ उत्तरी गोलार्ध वाले पर, लेकिन क्योंकि दोनों पेयर में है और दोनों का एक ही नाम है, इसलिए दोनों को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र अश्व अक्षांश कहलाते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर है वायुमंडलीय हवाएं धरातल पर नीचे बैठती हैं। तो यहां पर क्या है, ये उच्च दाब कैसे बन रहा था? उच्च दाब ऐसे बन रहा था कि यहां से गर्म होकर के जो पवनें ऊपर की तरफ उठती थी वही आकर के यहाँ बैठती थी, या इधर से भी पवनें यहाँ पे बैठती थी, इस तरह नीचे यहाँ बैठती थी, इसलिए उच्च दाब का क्षेत्र बनता था। तो धरातल पर क्योंकि पवन ऊपर से नीचे बैठ रही है, तो इसी वजह से उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा है। तो वायुमंडलीय हवाएं धरातल पर नीचे बैठती हैं, सही स्टेटमेंट है। अब पहला जो कथन है उसका कारण दिया है कि नहीं यार, तो क्योंकि लगा के पढ़ें। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र को अश्व अक्षांश कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा जाता था? वजह यह होती थी कि जो जहाज जाते थे फंस जाते थे, डूबने लगते थे, तो व्यापारी क्या करते थे, जहाज को डूबने से बचाने के लिए, अपनी जानों को बचाने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते, वेट को कम करने के लिए, वेट जो है वो कम हो जाए, और अगर जहाज का वेट कम हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वो डूबेगा नहीं। इसीलिए उन अक्षांशों को जो उच्च दाब की पेट जो है अक्षांश होते हैं, तो उन्हें कहा जाता था अश्व अक्षांश लैटिट्यूड। तो कारण ये नहीं है अश्व अक्षांश कहने का, बल्कि क्योंकि वहां घोड़े फेंके जाते थे इसलिए अश्व अक्षांश कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए आंसर बी होना चाहिए। ठीक है ना। 64 है, देखिए उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। फिर आपको डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी यहां पे।
कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन, पछुआ पवन, तो पछुआ पवन के बारे में है। पूर्वैया पवन ऐसे थी, ऐसे चलती थी। पछुआ पवन कैसे चलती थी? ऐसे चलती थी। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में ये चलती थी। दिशा के अनुसार अगर हम देखें तो ये है पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। ये पवन कैसे जा रही है? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें कैसे जा रही हैं? ऐसे जा रही हैं। तो किस दिशा से जा रही? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। किस दिशा में जा रही? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। सही है स्टेटमेंट, क्योंकि पवनें कैसे जा रही हैं? ऐसे जा रही हैं। तो ये दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये ऐसे जा रही है। तो स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही है। तो ए जो है वो आपका सही है। अब आती है आर की बारी। उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित होती हैं। फेरेल का नियम क्या कहा जाता था? कोरियोलिस बल के लगने के कारण फेरेल ने एक नियम दिया कि उत्तरी गोलार्ध की सभी जलधाराएं अपनी दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध की सभी जलधाराएं अपनी दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कोरियोलिस बल कार्य करता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है आपके ये है, इसको काम कर रहा था कोरियोलिस बल। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर। तो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर सही है स्टेटमेंट है। इसके मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए इसकी व्याख्या हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसको देखें, उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर आना चाहिए। तो यहां से यहां जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, इस दिशा में जाना चाहिए था। लेकिन फेरेल के नियम का अनुसरण करने की वजह से अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ रही है, दाहिनी ओर मुड़ रही है। दाहिनी ओर मुड़ने के कारण ही तो इसकी दिशा ऐसी हो गई। तो दाहिनी ओर मुड़ने ऐसे जाना चाहिए था। ये उच्च दाब की बेटी, निम्न दाब की बेटी, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ रही उत्तरी गोलार्ध होने की वजह से, इसीलिए इस दिशा में जा रही, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा में जाने का कारण क्या है? अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाना। यही स्टेटमेंट है। अब देखिए क्योंकि लगा के पढ़िए। तो उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवन दक्षिण पश्चिम से पूर्वी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। क्यों इस दिशा में प्रवाहित होती हैं? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी दाहिनी ओर विक्षेपित होती हैं। यही रीजन है। तो कथन कारण दे रहा है, इसलिए क्योंकि लगा के पढ़ने पर ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है और व्याख्या कर रहा है। इसलिए आंसर इसका क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को वैश्विक तापीकरण, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये पता ही है आपको कि ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत भले ही जो है जलवायु का विस्तार हो, गर्मियां और गर्म होती जा रही हैं, सर्दियां और सर्दी हो जाती हैं, लेकिन पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ रहा है। तो पृथ्वी का औसत तापमान क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग की दशा है। तो इसलिए ए ऑप्शन तो सही है। फिर आ रहे प्रदूषण अथवा अन्य कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाती है। ये भी सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ये भी सही है। तो पृथ्वी के औसत तापमान वृद्धि को वैश्विक तापीकरण कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। तो प्रदूषण अथवा अन्य कारणों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सही है। लेकिन क्या इसकी व्याख्या कर रहा है कि पृथ्वी के औसत ताप वृद्धि को वैश्विक तापीकरण कह रहे हैं। तो वैश्विक तापीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि तापमान वृद्धि किसी एक राज्य में, एक देश में, 2, 4, 10 देश में या एक महाद्वीप में नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है। तो विश्व स्तर पर यह हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कहा जा रहा है। और जिसका कारण कौन है? तो कारण जो है आपके नाम ग्लोबल वार्मिंग क्यों पड़ा? क्योंकि विश्व स्तर पर हो रहा है, इसलिए।
और गैस जो कारक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो पता है। लेकिन वैश्विक तापीकरण क्यों कहा जा रहा है, इसका कारण ये नहीं है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती चली जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से तापमान बढ़ जरूर रहा है, लेकिन वैश्विक तापीकरण कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व स्तर पर पूरी पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि है। तो दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन व्याख्या ये नहीं कर रहा है, इसलिए बी वाला इसका आंसर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल में 165 देशों ने हस्ताक्षर किए, देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। पार्टिसिपेशन अलग चीज है, आपने जो है भाग लिया, वहां पर आप जो करने लोग आए, वो अलग बात है कि 165 देशों के लोग आए, लेकिन इसका समर्थन कितने लोगों ने किया? 144 देशों ने समर्थन किया था, 144। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। और पहला अगर गलत है तो दूसरा अपने आप सही होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है, तो इसलिए डी आंसर होगा अपने आप। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यही क्वेश्चन है आपके, तापमान जो है आपके एक तरह से जो कथन कारण वाले। अब देखें, ओजोन परत समताप सीमा में पाई जाती है। अब ओजोन परत समताप सीमा में पाई जाती है। समताप सीमा में पाई जाने का मतलब क्या हुआ? फिर से आपको एक रिकॉल करें डायग्राम को। जब तक डायग्राम क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये है समताप मंडल और ये है समताप सीमा। स्ट्रेटोस्फियर और स्ट्रेटोपॉज। यहां पर क्या कह रहा है? समताप सीमा में पाई जाती है। ओजोन की परत कहां स्थित है? ये आपके स्थित होती है, जिसका अधिकांश भाग समताप मंडल में है और कुछ भाग मध्यमंडल में है। तो अगर समताप मंडल में कहा जाता तब तो सही था, समताप सीमा तो ये है, तो समताप सीमा के अंदर कहां पाई जा रही है? तो अब यही जो है आपके स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो गया। तो ओजोन परत समताप सीमा में पाई जाती है, तो इसलिए यह गलत, समताप मंडल में पाई जाती है। तो जब पहले ही स्टेटमेंट गलत है, दूसरा अपने आप सही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 68 आते हैं। क्षोभमंडल में संपूर्ण वायु का 85% भाग उपस्थित है। सबसे सघन मंडल है, आपने देखा था, और 27 किलोमीटर ऊंचाई तक 97% भाग पाया जाता था। 27 किलोमीटर हाइट था, 97% भाग, 97% पार्ट जो हमने आपको एक्सप्लेन किया किलोमीटर ऊंचाई तक। और इसकी ऊंचाई कितनी निर्धारित है? 14 किलोमीटर लगभग। तो 14 किलोमीटर ऊंचाई तक लगभग 85% वायुमंडल होता है। सबसे सघन मंडल इसीलिए इसको क्षोभ मंडल को कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जितने कण हैं सब यही मौजूद हैं, बाकी तो सब बहुत विरल होते चला जाता है मंडल। तो 85% भाग उपस्थित है, एकदम सही स्टेटमेंट है। वायुमंडल में बाहर से अंदर की ओर विरलता होती जाती है। तो वायुमंडल में, ये पृथ्वी है, ये वायुमंडल है, बाहर से अंदर की ओर विरलता होती जाती है। तो बाहर से अंदर की ओर सघनता होती जाती है, विरलता नहीं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए अगर सही है और आर गलत है, इसके मतलब सी आंसर इसका होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 69 देखिए, चिली के वालपरेजन में शराब उद्योग अधिक विकसित है। चिली के वालपरेजन में शराब उद्योग अधिक विकसित है। ये है देखिए चिली देश। और थोड़ा सा आप डायग्राम को रिकॉल करें।
डायग्राम को अगर आप बनाएं, यहां बना दें, जीरो डिग्री विषुवत रेखा, पहला विषुवत रेखी जलवायु, फिर 10 से 30 डिग्री पर 3 जलवायु, 10 से 30 डिग्री पर 3 जलवायु, मानसूनी जलवायु, सवाना जलवायु, मरुस्थली जलवायु, मानसूनी, सवाना, मरुस्थली, फिर 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर फिर 3, महाद्वीपों के पूर्वी स्थित भाग में चीन तुल्य जलवायु, महाद्वीपों के मध्यवर्ती भाग में स्टेपी जलवायु, महाद्वीपों के पश्चिमी स्थित भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु। ये आपके 30 से 45 डिग्री अक्षांश पे भूमध्य सागरीय जलवायु जो आपकी पाई जाती थी। इसकी क्या विशेषता थी? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता ये थी कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती थी, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता था। और भूमध्य सागरीय जलवायु में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा होते थे, रसीले फल सबसे ज्यादा होते थे, जिसकी वजह से शराब उद्योग, वाइन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहाँ पे लगती थी भूमध्य सागरीय। अब ये कह रहा है, अब देखिए जो क्षेत्र है ये आता है चिली में, तो चिली में यही जलवायु भूमध्य सागरीय पाई जा रही है, जैसे जितना ऊपर है वैसे इतना नीचे। अब देखिए डायग्राम को थोड़ा सा फिर से देखें, भूमध्य सागरीय जलवायु ये है जो विषुवत रेखा से ये इतने ही नीचे जो है आपके ये भी जलवायु मिलेगी, तो इतनी ही जो है आपके हाइट पर ये जलवायु मिलेगी। तो चिली देश में वही जलवायु पाई जा रही है जो भूमध्य सागरीय जलवायु। अब इसी हाइट पर अगर आप देखेंगे तो कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया में भी वही जलवायु पाई जाती है, महाद्वीप का पश्चिमी स्थित भाग, महाद्वीप का पश्चिमी स्थित भाग, महाद्वीप का पश्चिमी स्थित भाग, महाद्वीप का पश्चिमी स्थित भाग। तो चाहे भूमध्य सागरीय जलवायु विषुवत रेखा से जितनी दूरी पर यह है उतनी ही दूरी पर विषुवत रेखा से ये भी है, जितनी दूरी पर विषुवत रेखा से ये डिस्टेंस है उतनी ही पे ये है और उतनी ही पर ये डिस्टेंस है। तो जो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है वहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी। और चिली देश में क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जा रही है, सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है, यहाँ पर वाइन इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं रसीले फलों के होने की वजह से, इसलिए चिली के वाल्परेजन नामक उद्योग विकसित होता है, यही ये कह रहा है। तो चिली के वाल्परेजन में शराब उद्योग अधिक विकसित है, सही है। पेरू में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो पेरू में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अभी चिली की बात हो रही थी, अब पेरू आ गया। पेरू में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। तो अब यहां पर पेरू कहां है इसको भी देख लें। पेरू तो ये है ऊपर, और पेरू चिली सीमा पर यहां पर क्या है, ये आपके इसके ऊपरी भाग में या इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये कौन सी जलवायु है, ये पश्चिमी स्थित भाग में मरुस्थली जलवायु है। तो जो चौथी जलवायु थी मरुस्थली जलवायु वो यहां पाई जाती है, जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु के जस्ट नीचे आपको जो है आपके यहां पर मिलेगी। तो अगर जो डायग्राम हमने बनाया था उस पर अगर वापस आइए तो देखिए ये इसी के जस्ट नीचे क्या है, भूमध्य सागरीय जो है आपके मरुस्थली जलवायु है। तो पेरू, ये चिली देश है, चिली के जस्ट ऊपर जो है कौन है, आपके पेरू देश है। तो चिली देश में तो भूमध्य सागरीय जलवायु है, लेकिन पेरू देश में क्या है, ये आपके मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। तो पेरू में मरुस्थली जलवायु है, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, इसलिए ये ए सही है, आर गलत है, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। भारत के पूर्वी तट वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है, वर्षा इसमें ज्यादा होती है पूर्वी तटीय क्षेत्र में। कारण दे रहा है व्यापारिक पवनों का आगमन पूर्वी तटों से होता है। अभी हमने आपको बताया था कि जो व्यापारिक पवने हैं, पूर्वैया पवने जिनको कहा जाता है, ये पूर्व दिशा की ओर से आती थी, और भारत का जो तट है
वहां पर भी आपके पूर्वी दिशा की ओर से आने वाली पवनें ही जो है, पूर्वैया पवनें ही पूर्वी तट पर ज्यादा वर्षा करती हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये सही व्याख्या है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में इसकी सही व्याख्या यही है। तो भारत के पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि व्यापारिक हवाओं का आगमन पूर्वी तटों की ओर से होता है। व्यापारिक पवनें ही मॉनसूनी आर्द्रता युक्त पवनें को लेकर के आती हैं जो वर्षा करती हैं। तो इसके मतलब इसका आंसर ए होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसके बाद आपको क्या देखना है, इनमें से कथन, कौन से कथन सही हैं। तो कौन से सही हैं ये आपको देखना है। तो कौन सही है कौन गलत ये आपको बताना है। तो भूमध्यवर्ती क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विषुवतरेखीय क्षेत्र में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। तो भूमध्यवर्ती क्षेत्र में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। क्या भूमध्य रेखी जो भूमध्य क्षेत्र है वहां पर 4 ऋतुएं पाई जाती हैं? 4 ऋतुओं में जो है आपके विभाजित, तो ये आपके एक तरह से गलत है स्टेटमेंट, ठीक है ना। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, सही बात है। भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, भूमध्य सागरीय जलवायु में और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में, दो आपको बताया था। शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, ऐसा नहीं है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, चीन तुल्य जलवायु में जो पूर्वी तट होते हैं या तटीय क्षेत्र का केवल होते हैं, कुछ क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है लेकिन पूरी चीन तुल्य जलवायु में नहीं होती। तो अभी इस स्टेटमेंट को क्या पूरी चीन तुल्य जलवायु के लिए कहा गया है या सिर्फ पूर्वी तट के लिए कहा गया है, अभी नहीं पता, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसे पूरी जलवायु के लिए मान लें तो ये गलत है स्टेटमेंट, लेकिन अगर हम पूर्वी तट के लिए मान लें तो सही है स्टेटमेंट। इसलिए ये सही भी है गलत भी है। तो अभी ये हमें क्या है, डायलेमा में डाल दिया इसने। तो अभी देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं सिविल में खास तौर से। अब ये डायलेमा में है, सही भी है गलत भी है, एक एंगल से सही एक एंगल से गलत है। अब देखिए सवाना प्रकार की जलवायु में ब्राजील में कैंपोस नामक घासें विकसित होती हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, सवाना प्रकार की जलवायु में ब्राजील में कैंपोस नामक घासें विकसित होती हैं। सवाना प्रकार की जलवायु में हमने आपको बताया था 3 घासें समतुल्य हैं। कौन सी? उष्णकटिबंधीय घास कौन कौन सी थी? अफ्रीका की सवाना, ब्राजील की कैंपोस और वेनेजुला की लियानोस। तो सवाना, कैंपोस, लियानोस कई बार रटा चुके आपको, ये 3 रट लीजिए। ये उष्णकटिबंधीय घासें, बाकी सब शीतोष्णकटिबंधीय घासें हैं। तो उष्णकटिबंधीय घासें जो विषुवत रेखा के नजदीक ज्यादा तापमान ज्यादा वर्षा में होती हैं, कौन कौन सी हैं? अफ्रीका की सवाना, ब्राजील की कैंपोस और वेनेजुला की लियानोस। बस ये 3 आपस में समतुल्य घासें हैं। अब ये कह रहा है सवाना प्रकार की जलवायु में ब्राजील में कैंपोस विकसित होती है, एकदम सही है। सवाना के समतुल्य ही कैंपोस होती है जो कि ब्राजील देश में पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए इसने डायलेमा में हमें डाल दिया, छोड़ दीजिए इस स्टेटमेंट को भी। अभी हम इन तीनों के बेसिस पर देखें कि पहला गलत, दूसरा और चौथा सही। तो पहला गलत और दूसरा चौथा सही, इनमें से कौन से कथन सही है कह रहा है। तो इसका मतलब पहला हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। तो पहला यहां भी है, पहला यहां भी है, पहला यहां भी है, इसका मतलब ये तीनों आंसर नहीं है।
दूसरा सही है, चौथा सही है। अब तीसरे वाले को सही मानेंगे हम लोग, ये वाला स्टेटमेंट, इसके मतलब ये पूर्वी तट के बारे में कहा जा रहा है। तो पूर्वी तट पर, चीन तुल्य जलवायु के पूर्वी तट पर वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन पूरी जलवायु में नहीं होती। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को दोनों मानिए कि पता नहीं कहां के लिए कहा गया है, पूरी जलवायु के लिए कहा गया है कि सिर्फ पूर्वी तट के लिए। पूर्वी तट कुछ जगह पर आपकी वर्ष भर वर्षा होती है चीन तुल्य जलवायु में। तो ये क्या है, तो इसको ये दूसरा और चौथा सही है, दूसरा चौथा सही है। अब दूसरा चौथा सही और पहला गलत है। पहला गलत के मतलब ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, इसलिए ऑटोमेटिकली डी आंसर हो गया। इसके मतलब तीसरा हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें आंसर क्या मिल गया, डी वाला मिल गया। तो ये डी इसका आंसर है। तो 71 का डी आंसर जो है आपके हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेश का कौन सा सही क्रम है? जायरे से नीदरलैंड जाने में, अब यहां देखिए, जायरे से नीदरलैंड सही क्रम है, ये देखना है। तो पहले हम डायग्राम निकाल लें, तब ज्यादा तक क्लियर होगा। जायरे कहां है? अफ्रीका में, कॉन्गो, जायरे सब बीच में पाया जाने वाला देश है, ठीक है ना। यहां से नीदरलैंड, नीदरलैंड कहां है? ये है, यहां से नीदरलैंड की तरफ जा रहा है। कौन कौन सी जलवायु मिलेगी? ये क्या है, ये अगर किसी को दिमाग में, अब ये क्या है, ये इस तरह का क्वेश्चन सिविल में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट खूब है ये, और उसके बाद में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया। इस तरह के कोई भी सकता है। कितना पढ़ेंगे आप, रटेंगे कितना? रटेंगे नहीं। समझिए कॉन्सेप्ट, ये विश्वत रेखा से आप चल रहे हैं और पश्चिम तट पर चल रहे हैं, विश्वत रेखा से पश्चिम चल रहे हैं। तो जब आप पश्चिम तट पर चलेंगे, तो जैसे हमने आपको बताया, पहली जलवायु ये है, फिर उसके बाद अगर आप ऐसे चलेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, ये आपकी जलवायु हो जाती है। तो पहले विश्वतरेखी जलवायु मिली पश्चिम तट पर, उष्णकटिबंधीय, फिर दूसरी मरुस्थलीय जलवायु मिली, फिर तीसरी भूमध्य सागरीय मिली, फिर चौथी क्या मिली? आपके यूरोपीय जलवायु मिली। ये देख लीजिए, जायरे में विश्वतरेखी जलवायु, फिर ये सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय जलवायु मिल गई, फिर उसके ऊपर भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जलवायु मिल गई, यूरोप के उत्तरी स्थित भागों में पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु मिल गई। देख रहे कितना आसान है याद करना। पश्चिम तट पर जा रहा है, तो यहां से आप देख लीजिए, एक के बाद 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है। अगर पूर्वी तट पे ले जाता तो हम कहते विश्वतरेखी जलवायु, फिर आपके मानसूनी जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, मैंचूरियन प्रकार की जलवायु, ये क्रम हो जाता। क्या कह रहा है? जायरे से नीदरलैंड, जायरे से नीदरलैंड जाने में पहला क्या है? विश्वतरेखी, भूमध्य सागरीय, भूमध्यवर्ती, सॉरी, फिर उष्णकटिबंधीय, फिर भूमध्य सागरीय, फिर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। अब ये ध्यान में रखिएगा, फिर समझ लीजिए, क्योंकि हम इसको डायग्राम को हटाने जा रहे हैं। विश्वतरेखी, फिर जो है ये विश्वतरेखी क्षेत्र है जायरे में, फिर इसके बाद उसके ऊपर सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के ऊपर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ऊपर पश्चिमी यूरोपीय देश है। बस ऐसे रखिए। अब आइए हम आंसर पे निकालते हैं। देखिए कह रहा है जायरे से नीदरलैंड की ओर, जायरे है, नीदरलैंड है, हॉलैंड या नीदरलैंड। जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहां पे क्या है? विश्वतरेखी, इक्वेटोरियल, फिर मरुस्थलीय, डेजर्ट, फिर भूमध्य सागरीय, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिर
पश्चिमी यूरोपीय तुल, यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यही पूछ रहा है नीचे से जाने पर। तो पहले क्या हुई, विषुवत रेखी, भूमध्यवर्ती, तो 1 नंबर पहले हुआ, तो पहले 1 नंबर आया। फिर इसके बाद है मरुस्थली, उष्णकटिबंधीय मरुस्थली, ये 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर आएगा। फिर 3 के बाद फिर है भूमध्य सागरी, तो भूमध्य सागरी ये हो गया 2 नंबर, ये 2 नंबर है। और फिर इसके बाद यूरोपीय तुल आ गई, तो यूरोपीय पश्चिमी यूरोपीय तुल 4 नंबर पे दिया, 4 नंबर। तो 1 3 2 4 होना चाहिए। तो ज़हरे से नीदरलैंड की ओर जाने पर क्या क्रम होगा, 1 3 4 2, 1 3 2 4, 1 3 4, 1 3 2 4 के मतलब क्या हुआ, एक है भूमध्यवर्ती, भूमध्य सागरी, सॉरी भूमध्यवर्ती विषुवत रेखी, फिर 3 है क्या, उसके ऊपर मरुस्थली, मरुस्थली के ऊपर पश्चिमी यूरोपीय तुल, भूमध्य सागरी, और फिर पश्चिमी यूरोपीय तुल। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ये है, इसलिए ए वाला आंसर हो जाएगा। तो विषुवत रेखा से लेकर के अगर हम हैं तो हमें ये क्रम देख, तो ये जो है इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत आसानी से निकलते हैं, अगर बस कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए ज़हरे है कहाँ, नीदरलैंड है कहाँ, अगर उसका कॉन्सेप्ट है तो देखिए कितनी आसानी से निकल आया। वर्ल्ड का भी हमने बनाया, देखिए इसी तरह के सिविल के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाए तो आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है और इस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको आंसर निकालना है। ये किसके रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है, इंडिया के रेस्पेक्ट में कहा जा रहा है, क्योंकि चारों अगर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो है, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में, अगर इंडिया के जो है मैप को अगर हम ऐसे बना लें, ठीक है ना, अगर आप पूरा मैप बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, तो आप बना लें। अब इंडिया में जैसे कह रहा है एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान, एवरेज एनुअल टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस, इसका औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज रेनफॉल, ये 63 सेंटीमीटर, और इसका वार्षिक परिसर रेंज ये है 9 डिग्री सेल्सियस। अब ये किस स्थान के बारे में कहा जा रहा है, इसको खोजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। अब देखिए आपको रीजनिंग लगानी है, कौन 4 स्थान दिए हैं, पहला दिया है इलाहाबाद, ये पहला इलाहाबाद है, दूसरा आपको दिया है चेन्नई, पहला है इलाहाबाद, दूसरा है चेन्नई, चेन्नई यहां दिया है, तीसरा है आपके सी वाला जो है वो है चेरापूंजी, चेरापूंजी असम में, ये तीसरा, और चौथा कोलकाता, ये दिया है पूर्वी तट। अब देखिए औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, औसत वार्षिक तापमान मतलब 26 डिग्री औसत तापमान है, औसत तापमान मतलब उसी के आसपास बना रहता है, एवरेज टेम्परेचर, और अगर एवरेज टेम्परेचर 26 है और परिसर कह रहा है 9 है,
परिसर मतलब रेंज, गर्मी और सर्दी में अधिकतम जो तापमान का अंतर आता है वो कितना है, वो आपके एक तरह से 9 डिग्री सेल्सियस का है। इसके मतलब अगर 26 डिग्री सेल्सियस हम एवरेज टेम्परेचर माने तो 9 डिग्री सेल्सियस का आधा इधर ले जाइए, आधा इधर ले जाइए, आधा इधर ले लें, आधा इधर ले लें, आधा मतलब 4.5 डिग्री, तो 4.5 डिग्री सेल्सियस इधर ले लीजिए और 4.5 डिग्री सेल्सियस इधर ले लीजिए। 4.5 इधर कर दिया तो लगभग ये आया 21.5 डिग्री सेल्सियस, और 4 इधर ले लिया तो ये हुआ 30.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर देखिए 21.5 और 30.5 औसत तापमान आ रहा है। वर्षा है 63 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर जो आपके इस जगह की है। तो पहली चीज, परिसर रेंज अगर कम होती है तो वो क्या होता है, वो तटीय क्षेत्र होता है। परिसर जब जैसे इलाहाबाद है मान लीजिए, तो क्या सर्दी का तापमान और गर्मी के तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, 15 डिग्री का अंतर होगा? नहीं। सर्दियों का तापमान अगर आप देखेंगे 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियों का तापमान कितना होता है? 46 डिग्री, 47 डिग्री, इस तरह से आपके तापमान होता है। तो अब यहां से अगर हम लें, सपोज कर लीजिए 3 डिग्री से ले लें, 46 तक भी ले लें, तो कितने डिग्री का अंतर आया? परिसर कितना हुआ? 43 डिग्री का। तो जब अंदर का कोई स्थान होता है, स्थलीय क्षेत्र, वो जल्दी गर्मी के दिनों में गर्म भी रहेगा, सर्दी के दिनों में ठंडा भी रहेगा। लेकिन तटीय क्षेत्र पे रहने वाला कोई भी स्थान देख लीजिए, कोई भी स्थान, उसमें साल भर एक जैसा मौसम होता है। अब जैसे मुंबई आप चले जाइए, मुंबई में ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, वहां पे साल भर एक जैसा मौसम क्यों होता है? क्योंकि तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन, परिसर कम है। तो परिसर अगर 25 डिग्री, 30 डिग्री इस तरह का आ रहा है, तब तो वो अंदर का स्थान है। और परिसर अगर जो है आपके एक तरह से बहुत कम आ रहा है, तो परिसर हमें यह बता रहा है कि वो स्थान तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र के मतलब, अब देखिए इसमें से तटीय क्षेत्र कौन है? तो इलाहाबाद तो है नहीं, इलाहाबाद ऑप्शन कट गया। फिर जो चेरापूंजी है ये भी नहीं है, क्योंकि ये स्थलीय भाग में है, अंदर है, यहां समुद्र है। तटीय क्षेत्र के निकट ये 2 ही स्थान हैं, चेन्नई है और कोलकाता है। तो ये आपके बताया इसने 63 सेंटीमीटर वर्षा लगभग यहां भी होगी, यहां भी होगी, क्योंकि तटीय क्षेत्र है, वर्षा में कोई बहुत ज्यादा, पूर्वी तट पर दोनों है, तो लगभग प्रकार। तो ये हमारे लिए बेकार डेटा है, ये हमें कुछ नहीं बता सकता। अब बात ये आती है, अब और कैसे डिफाइन होगा? और ऐसे डिफाइन होगा कि 26 से अगर ये कह रहा है कि रेंज परिसर 9 डिग्री का है, इसके मतलब सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के बीच में का अंतर 9 डिग्री है। तो इसके मतलब अगर हम 9 का आधा आधा कर दें, 4.5 इधर, 4.5 इधर, इसके मतलब सर्दियों का तापमान ये है, गर्मियों का तापमान ये है। तो सर्दियों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास और गर्मियों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास कहां होता है? यहां है, विषुवत रेखा के नजदीक। क्योंकि सर्दियों का इतना तापमान होता ही नहीं है 21.5 डिग्री सेल्सियस, जब तक कि विषुवत रेखा के नजदीक ना हो। क्योंकि कोलकाता में भी तापमान क्या हो जाता है? 15 डिग्री, 12 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, इस तरह से चला आता है। तो क्योंकि उच्च अक्षांश है, विषुवत रेखा से दूर है। तो इसके मतलब जब तापमान शीत ऋतु का ये है, विंटर्स का ये है और समर का ये, इस परिसर में हमें बता दिया, क्योंकि ये है आपके औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर से कम 4.5 उधर मान लीजिए। तो जब हमें विंटर्स का तापमान हमें मिल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब ये विषुवत रेखा के नजदीक है। और विषुवत रेखा कहां से जाती है? भारत के दक्षिण से 0 डिग्री। तो इसके मतलब 0 डिग्री के नजदीक कौन सा स्थान हुआ? चेन्नई हुआ। इसलिए ये किसके बारे में कहा जा रहा है? चेन्नई के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है
कि औसत तापमान 26 डिग्री रहता है, वर्ष भर वर्षा 63 सेंटीमीटर होती है और 9 डिग्री सेल्सियस का रेंज होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, वो हो गया चेन्नई। तो चेन्नई जो है वो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एक मौसम विज्ञान केंद्र के तापमान एवं वर्षा अभिलेख दिए गए हैं, इस हुआ क्वेश्चन है आपके। अब निम्नलिखित में से उपर्युक्त जलवायु प्रतिरूप वाले प्रदेशों को पहचानिए। अब यहां पर आपके 4 प्रकार की जो है आपके एक तरह से दी गई है जलवायु। अब ये बता रहा है कि ये किस जलवायु को दर्शा रहा है, तो किस जलवायु को ये दर्शा रहा है ये बताएं। अब देखिए, पहली चीज इसमें से पहले जो हम लोग ने याद किया है उसको दर्शा लें। 0 डिग्री के अलोंग ये पहला जलवायु विषुवतरेखी, फिर दूसरा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, फिर सवाना, फिर मरुस्थली, फिर नेक्स्ट उसमें क्या है, नेक्स्ट है चीन तुल्य जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर इसके ऊपर मंचूरियन प्रकार की जलवायु, मध्य महाद्वीपीय जलवायु मिड कॉन्टिनेंटल, और यूरोपीय तुल्य जलवायु, ये आपकी बताई गई 8, 9, 10। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ये देख लें। ये दिया गया है आपका, 2 चीजें दी गई हैं, एक है टेम्परेचर और एक वर्षा दिया गया है, साल भर का, साल भर का तापमान और वर्षा दी गई है। अब देखिए टेम्परेचर 9.4 डिग्री सेल्सियस जनवरी में है, फरवरी में 10.6 है, मार्च में 11.7 है, अप्रैल में 12.2 है, मई में 13.3 है, फिर जून में 13.9 है, जुलाई में 13.9 है, अगस्त में एवरेज टेम्परेचर 14.4 है, सितंबर में 15.6 है, अक्टूबर में 15 है, नवंबर में 10.3 है और दिसंबर में 10.6 है। ये टेम्परेचर है आपका, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज ये आती है कि टेम्परेचर देख करके परिसर का पता चलता है, रेंज का, सबसे गर्म और सबसे कम तापमान कब है। पूरे साल में अगर आप देखें तो सबसे कम तापमान जनवरी का है 9.4 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान। और सबसे अधिक तापमान कब हो रहा है, ये आपके हो रहा है 15.6 डिग्री सेल्सियस, ये हो रहा है कब, सितंबर में 15.6 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए दोनों तापमान में अगर हम डिफरेंस देखें तो लगभग 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। 9.4 से अगर आप लें 15.6 को, तो 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। इसके मतलब कि सर्दी और गर्मी में सिर्फ 6.2 डिग्री सेल्सियस। कहां होगा ये स्थान, पहली चीज वो तट का किनारा होगा, तट का किनारा है। भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है, ये है 7 नंबर। मॉनसूनी जलवायु क्या है, ये है 5 नंबर। सोपान या स्टेपी प्रदेश की जलवायु क्या है, 6 नंबर। और उत्तर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु कहां है, 10 नंबर। ये 4 जलवायु के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप टेम्परेचर को ध्यान से देखें, परिसर कम है, परिसर कम होने से ये हो रहा है महाद्वीप का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, तो महाद्वीप का पूर्वी या पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, मध्यवर्ती भाग नहीं हो सकता, तो मध्यवर्ती नहीं है। तो
बीच का भाग नहीं है, बीच का भाग नहीं है तो सिक्स्थ वाला कट गया। कौन सी जलवायु कट गई? इसके मतलब ये कट गई, स्टेपी प्रकार की जलवायु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बीच वाला है ही नहीं। वजह यह है कि रेंज बहुत कम है। रेंज कम होने का मतलब तटीय क्षेत्र में है, तो तटीय क्षेत्र या तो पश्चिम तटीय क्षेत्र होगा या पूर्वी तटीय क्षेत्र होगा। अब बचा या तो 5, 7, 10, या तो मानसूनी जलवायु या जो है आपके एक तरह से मानसूनी जलवायु, और या फिर जो है भूमध्य सागरीय और यूरोपीय तुल्य जलवायु। अब देखिए, अगर ये मानसूनी जलवायु होती जहां हम लोग होते हैं, इसकी क्या है? वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है, इसके मतलब गर्मियां बहुत गर्म, सर्दियां बहुत ठंडी। तो वार्षिक तापांतर सर्वाधिक में होता है सभी जलवायु को। 13 प्रकार की जलवायु है, 13 प्रकार की जलवायु में से सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर किसमें होता है? इसी में होता है, उष्णकटिबंधीय। और दैनिक तापांतर सर्वाधिक कब होता है? तापांतर मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस। दैनिक तापांतर किसमें ज्यादा था? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में। तो यहां पर क्या है? पहली चीज जो आपके यहां पर दिख रही है, सॉरी मानसूनी ये 5 नंबर नहीं है, ये है 2 नंबर है। तो अब यहां पर क्या है? क्योंकि ये तो चीन तुल्य जलवायु है, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर है, जिसमें 6 नंबर कट गई क्योंकि बीच वाली जलवायु है ही नहीं। ये विषुवत रेखा के नजदीक है, गर्मी बहुत गर्म और सर्दी बहुत ठंडी होती है, गर्मी बहुत गर्म। क्या उष्णकटिबंधीय जहां हम लोग रहते हैं क्या इतना तापमान रहता है? गर्मी के दिनों में अगर आप देखें मई जून में क्या तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहता है? नहीं। तो इसलिए दूसरी वाली जलवायु भी कट गई। अब कटना एक और कॉन्सेप्ट से है। अगर मान लीजिए कि आप नहीं भी काट रहे हैं तो भी कट जाएगी। अभी कैसे कट जाएगी? अब वर्षा पे ध्यान दीजिए। वर्षा जनवरी में 12.2, फरवरी में 9.1 सेंटीमीटर, मार्च में 7.9 सेंटीमीटर, अप्रैल में 2.5 सेंटीमीटर, मई में 1.8 सेंटीमीटर, जून में 0.3 सेंटीमीटर, फिर जुलाई अगस्त में वर्षा नहीं हुई, सितंबर में 0.8, अक्टूबर में 2.5, नवंबर में 6.1, दिसंबर में 11.7। अगर ध्यान दीजिए तो इसमें अगर ये हम उत्तरी गोलार्ध की जलवायु मान लें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त माह ये सब गर्मियों के माह होते हैं। गर्मी में आप देखिए वर्षा कम हो रही है, यहां नहीं हुई, यहां नहीं हुई, ये भी बहुत कम, ना के बराबर है, ये भी बहुत कम, ना के बराबर है, ये भी एक तरह से बहुत कम है, ये सब ना के बराबर है। ज्यादा वर्षा कब हो रही है? सर्दियों में। देखिए जनवरी में ज्यादा वर्षा, फरवरी में ज्यादा वर्षा, दिसंबर में, नवंबर में ज्यादा वर्षा, और जबकि आप देख रहे हैं कि ये पूरी वर्षा जो गर्मी वो वर्षा कम हो रही है। कौन सी जलवायु की विशेषता है जिसमें शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा? वही जलवायु हमने आपको याद दिलाया है। 2 जलवायु कौन सी थी? एक तो भूमध्य सागरीय जलवायु और एक यूरोपीय तुल्य जलवायु। बस यही 2 जलवायु है। तो भूमध्य सागरीय और उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय तुल्य यही हो सकती है। तो इसका मतलब कि आंसर क्या हो सकता है? आंसर आपका या तो ए है या आंसर डी है, क्योंकि मानसूनी प्रकार की जलवायु में ऐसा नहीं होता। मानसूनी प्रकार की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ज्यादा होती है, में वर्षा कम होती है, तो इसलिए ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। तो इसलिए ऐसा ही आपका ये ऑप्शन कट गया, 2 भी कट गया, 6 भी कट गया, बचा 7 और 10। शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, ग्रीष्म ऋतु ना के बराबर वर्षा हो रही है, इन 2 महीने तो बिल्कुल सूखा है, कोई। तो अब यहां पे अगर बात देखें, अब इसमें भी वर्षा होती है, इसमें भी वर्षा होती है। अब इन दोनों में कौन सा ये हो सकता है? इतना कम तापमान है, कम तापमान इसका होगा या इसका होगा? बहुत कम तापमान है। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये है, अगर
जो है आपके यूरोपीय तुल्य जलवायु होती, तो यूरोपीय तुल्य जलवायु की एक और विशेषता है, वो क्या है? वर्ष भर वर्षा होती है, 12 महीने वर्षा होती है। ऐसी जलवायु है, एक विषुवत रेखी, भूमध्य रेखी, और दूसरी यूरोपीय तुल्य। विश्व की 2 ही ऐसी जलवायु है, 13 में से 2 जलवायु, जहां पे वर्ष भर वर्षा होती है, और नहीं तो चीन तुल्य जलवायु पूर्वी तट पर केवल वर्षा होती है वर्ष भर। तो वर्ष भर वर्षा क्या है? चीन जलवायु के पूरे जलवायु में नहीं होती, सिर्फ पूर्वी तट पर। जबकि पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में वर्ष होती है और विषुवत जलवायु में वर्ष भर होती है। क्या वर्ष भर वर्षा यहां हो रही है? तो अब तापमान से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये है कि ये है, दोनों हो सकता है, भूमध्य सागरीय भी हो सकता है, बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है हमें। लेकिन परिसर ने यह बता दिया, तटीय क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। जो यहां पर 2 माह ऐसे निकल गए कि जहां पे वर्षा हुई नहीं। जब वर्षा हो ही नहीं रही, सिर्फ शीत ऋतु में ज्यादा वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा है, और सभी माह में वर्षा नहीं है। तो सभी माह में क्योंकि वर्षा नहीं है, इसलिए पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु नहीं हो सकती। अगर यूरोपीय तुल्य जलवायु होती तो साल भर यहां पे वर्षा दी जाती। क्योंकि साल भर वर्षा नहीं दी गई है, इन 2 महीने में बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, इसके मतलब फिर ये जलवायु कौन सी होगी? भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु होगी। तो भूमध्य सागरीय जलवायु को यह प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें शीत ऋतु में वर्षा हो रही है, और जो है आपके जो है आपके शुष्क है, और जो है आपके वर्ष भर वर्षा अगर हो जाती तो आपके जो है यूरोपीय तुल्य जलवायु होती आपके इसमें। क्योंकि इन दोनों में तापमान तो लगभग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तापमान यहां भी कम होता है, यहां भी कम होता है, भूमध्य सागर में भी और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु दोनों में कम होता है। तो तापमान तो उच्च अक्षांशों पे दोनों है, तापमान दोनों जगह कम होगा। लेकिन परिसर ने बता दिया तटीय क्षेत्र है, ये भी क्लियर हो गया, जिससे ये वाला जो है आपके कम हो गया, हट गया। दूसरी चीज, वर्षा शीत ऋतु में हो रही है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क है, इसकी वजह से मानसूनी जलवायु। अब इन दोनों में भूमध्य सागरीय और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है, क्योंकि ये दोनों महीने में वर्षा नहीं है। इसका मतलब ये भी कट गया। जब ये कट गया तो बचा कौन? सिर्फ एक। इसके मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? भूमध्य सागरीय जलवायु को। इसका मतलब ये कहाँ की जलवायु की विशेषता है? तो ये जो चार्ट बना है, ये ऐसी प्रदेश की, ऐसी जगह की जो है आपकी जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्थित है या भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाती है। तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है इसको निकालना। सिर्फ दिमाग लगा के रीजनिंग लगाना है आपको। परिसर कम है, परिसर अगर ज्यादा होगा तो समझ जाइए बीच वाला कोई ना कोई वो है। जैसे गर्मी बहुत गर्म, सर्दियां बहुत ठंडी है, तो ऐसी कंडीशन में बीच वाली चीज हो सकती है। फिर मानिए कोई भी स्थान या कोई भी जलवायु हो सकती है। तटीय क्षेत्र की जलवायु हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस कम रहेगा, हमेशा परिसर रेंज जो होती है वो हमेशा कम रहती है। तो हमेशा तट जो है आपके हो जाएंगे, जो कि पाए जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें दिमाग में अगर आप रखेंगे और सबकी विशेषता रखेंगे, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा और आसानी से आप इन क्वेश्चनों को निकाल पाएंगे।